नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं केजी अग्रवाल, हिंदी विषय अध्यापक, आप सभी विद्यार्थियों का इस डिजिटल क्लास के अंतर्गत एनबीए पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं कि आप सभी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियोज़ के माध्यम से मुझसे जुड़ पा रहे हैं, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारे देश में कोरोना नामक बीमारी के संकट ने हमें पूरी तरीके से कई प्रकार के कार्यों में बाधा पहुंचाई है। जिस बाधा के कारण को ध्यान में रखते हुए हम घर बैठ कर के अर्थात अपने परिवार के बीच में अपने आप को सुरक्षित रख कर के इन वीडियोज़ के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को पहले तो कक्षा 10 से कक्षा 11वीं में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हम हमारी 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में हमारी इस प्रथम वीडियो के माध्यम से पूर्णतः विस्तृत से चर्चा करेंगे। आप सभी विद्यार्थी सक्रियता से जुड़े रहे, अनुशासन में रह करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और सीक्वेंस के साथ वीडियोज़ को पढ़ते रहे और साथ में कॉपी पेन अवश्य रखें, जिससे कि हर महत्वपूर्ण बात को आप अपनी कॉपी में नोट करते चले। आज आपको यह पूरा पाठ्यक्रम अपनी कॉपी में नोट करना है, किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। तो देखिए बेटाओ, कक्षा 11 विषय हिंदी, ऐच्छिक, कोड संख्या आपकी 002 होती है। 2020-21 में जो आपका नया पाठ्यक्रम है उससे मैं आपको परिचय कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी में अपठित गद्यांश। यस, सबसे पहले आपकी में आएगा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर बहुविकल्पिक अति लघुत्रात्मक 1 अंक के प्रश्न आएंगे। उनकी संख्या लगभग 10 होगी, जो कि आपका पूर्णतः 10 अंक का एक प्रश्न बनेगा। इसके बाद इसी प्रकार से अपठित काव्यांश से एक प्रश्न आएगा, वह 8 अंक का रहेगा, जिसमें 1-1 अंक के 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जिस तरीके से 10th क्लास में भी आप लोगों ने अपठित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार से 11th क्लास में आपको अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश को पढ़ करके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बात करते हैं हम हमारे हिंदी व्याकरण की। तो 10th क्लास में जिस तरीके से आप लोगों ने पद परिचय, वाक्य, वाच्य, रस बड़ी ध्यान से, बड़ी समझदारी के साथ हल किए थे, उस प्रकार की व्याकरण यहाँ पर नया होकर के यहाँ व्याकरण अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो उसका पाठ्यक्रम भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि 22 अंक का पूरा पाठ्यक्रम व्याकरण का आपका शामिल किया गया है। सबसे पहले आप लोगों को किसी दृश्य लेखन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को कोई दृश्य दिया जा सकता है या घटना के बारे में कोई स्थिति आपको दृश्य के रूप में बताई जा सकती है। उसके ऊपर आप लोगों को निबंधात्मक रूप से व्याख्या करनी है, अर्थात व्याख्यात्मक रूप से उसका वर्णन करना है, जो कि 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न अर्थात पहला आपका अपठित गद्यांश, दूसरा अपठित काव्यांश, तीसरा आपका मैंने बताया ही अभी ग्रामर का दृश्य लेखन। चौथा प्रश्न ग्रामर में आप लोगों का रहेगा औपचारिक पत्र लेखन या स्वयंव्रत लेखन। स्वयंव्रत होता है बेटाओ बायोडाटा, जो हम अपना जीवन परिचय जिस लेखन में लिखते हैं वह कहलाता है स्वयंव्रत लेखन। आगे बात करूँ मैं रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। आपको पता है कि हम रोजगार प्राप्त करने के लिए जब किसी के पास आवेदन करते हैं तो उस तरीके का पत्र रोजगार संबंधी आवेदन पत्र कहलाता है। तो इस तरीके से औपचारिक पत्रों में स्वयंव्रत, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, यह आपको ढंग से पढ़ने हैं और समझने हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपका 4 अंक का विकल्प सहित दिया जाएगा। 5वें प्रश्न की बात करें हम तो हमारे व्याकरण से व्यवहारिक लेखन का आएगा। व्यवहारिक लेखन अर्थात जिनको कि हम नित्य प्रतिदिन कार्यालयों में व्यवहार में लेते हैं, चाहे आपका प्रतिवेदन हो सकता है, जिस प्रकार से प्रतिवेदन को इंग्लिश में बोलते बेटा रिपोर्ट,
रिपोर्ट लेखन जो आपके इंग्लिश में होता है वही हिंदी में प्रतिवेदन होता है। प्रेस विज्ञप्ति हो सकती है, परिपत्र भी आ सकता है, कार्यसूची, कार्यव्रत, इस प्रकार के आपके व्याकरण संबंधी यह एक व्यवहारिक लेखन का पार्ट रहेगा जो कि विकल्प सहित आप लोगों से पूछा जाएगा। अब इनके आंतरिक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें आपका एक प्रश्न आएगा 3 अंक का और एक प्रश्न आएगा आपका 2 अंक का, और कुल मिलाकर के आपके 2 प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। अब बात करूँ मैं छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न रहेगा बच्चों आपका शब्दकोश परिचय से संबंधित। आप लोगों को शब्दकोश में शब्द दिया जाएगा, उससे संबंधित आप लोगों से एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें आप बड़े ही ध्यान से करोगे। बात करूँ मैं आप लोगों से व्याकरण के अंतिम 7वें प्रश्न की, तो 7वां प्रश्न आपका रहेगा जनसंचार माध्यम, अर्थात हम लोग जो जनता के बीच में जो संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हैं तो वह कौन कौन से हैं और पत्रकारिता के विविध आयाम कौन कौन से हैं। उस प्रकार के आपके 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। आप लोगों को बताना है रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, ये जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं, इनसे सूचनाएं कैसे पहुंचाई जा सकती है, इनसे सूचनाओं से क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है। इस तरीके के आप लोगों के 2-2 अंक के 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं हम पाठ्य पुस्तक पर। ख खंड में हमने बात की थी अपठित गद्यांश पर, जो कि आप लोगों का काव्यांश और गद्यांश दोनों शामिल है। ख खंड में हमने बात की थी हमारे व्याकरण की। अब ग खंड में बात करेंगे हम हमारी पाठ्य पुस्तिका अंतरा की। तो आइए अंतरा पुस्तिका के बारे में जानते हैं। इसमें बेटा वो आपके 2 भाग है। पुस्तिका का नाम क्या है? अंतरा। आपको याद रखना है जिस प्रकार से आपकी वहाँ पर पुस्तिका थी 10th में क्षितिज, इस प्रकार से यहाँ पर क्या है? अंतरा। अंतरा का काव्य भाग वही आपकी पोइट्री अर्थात पद्यांश, यह आपकी टोटल 15 अंक की रहेगी, जिसमें बेटा एक आपसे सह-प्रसंग व्याख्या के लिए काव्यांश दी जाएगी जो कि 4 अंक का एक प्रश्न आएगा विकल्प सहित। किस तरीके से? जैसे आप लोगों को एक काव्यांश दे दिया जाएगा, उस काव्यांश का आपको अर्थ करना होगा, उसकी प्रसंग लिखनी होगी, उसका विशेष लिखना होगा। इस तरीके से आप लोगों को मैं हल कराऊंगा। वह आपका 4 अंक का प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा आपकी 12वीं क्लास के लिए, क्योंकि 11वीं और 12वीं क्लास में हम लोगों को इस तरीके के काव्यांश और गद्यांश दिए जाते हैं। बात करूँ मैं 9वें प्रश्न की, तो 9वें प्रश्न में बेटा वो आपको कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2, एक 3 अंक का और एक 2 अंक का। 10वें प्रश्न की बात करें हम, तो हमारी कविताओं के भाग से ही काव्य सौंदर्य पर आधारित 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में हम लोगों को एक अच्छे नंबरों का माध्यम प्रस्तुत करेगी। अब बात करूँ बेटा गद्य भाग की, जो कि निबंधात्मक होता है। गद्य भाग में सबसे पहले 11वां प्रश्न रहेगा आपका वही एक गद्यांश की सह-प्रसंग व्याख्या, जिसमें आपको प्रसंग लिखना होगा, व्याख्या करनी होगी और विशेष करनी होगी। जब हम इनको पढ़ेंगे ना तो आपको ये इतना आसान लगेगा, बड़ा ही सरल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आप लोगों को पता है जिस चीज़ को हम नहीं जानते तब तक वो चीज़ हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन जानने के बाद हम लोग उस चीज़ का स्वयं परिचय करके उसके बारे में समीक्षा कर सकते हैं, अर्थात उसे अच्छा और बुरा बता सकते हैं। इसलिए मुझे अपेक्षा है कि मैं आप लोगों के 10th में प्रतिभा को देख चुका हूँ, आपकी विद्वता को देख चुका हूँ। आप लोग 11वीं क्लास में बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, इस बात का भी मुझे पूर्णतः मालूम है। तो आइए बेटाओ आगे बात करते हैं हम 12वें प्रश्न को लेकर के। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघुत्रात्मक प्रश्न और आप लोगों से एक 3 अंक के 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 4+3, 4+3, तो अर्थ हो गया आपका 7 अंक के प्रश्न रहेंगे। अब देखो 4 नंबर के प्रश्न में आप लोगों से 2 अलग अलग प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं 2-2 अंक के, ये भी आपको ध्यान रखना है, और एक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा, ये तो आपको कन्फर्म ध्यान रखना है। तो 12वें प्रश्न में आप लोगों से वही पाठ की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जिस तरीके से आप लोगों से वहाँ काव्यांश से संबंधित पूछा गया था। अब बात करते हैं हम 13वें प्रश्न की, तो यहाँ पर 13वें प्रश्न में काव्यांश से अलग है। क्या अलग है? कि किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमें पाठ पढ़ने के साथ साथ हमें पाठ के लेखक के परिचय को भी याद करना है, जबकि 10th क्लास में आप लोगों से पाठ परिचय नहीं पूछे गए थे। यह आपका 4 अंक का प्रश्न रहेगा इसमें।
अब ध्यान रखना आप लोग, 10th क्लास में जिस तरीके से आप एक दूसरे को टक्कर देने में कंपटीशन करते रहते थे, अर्थात हर विद्यार्थी से आगे निकलने की जो उत्साह आपके अंदर दिखाई देता था, वही उत्साह 11th में भी आपका उसी तरीके से दिखाई देना चाहिए। आप लोगों को इस कक्षा में इतनी मेहनत करनी है कि आप लोगों को 12th में कम से कम मेहनत में अच्छा से अच्छा परिणाम प्राप्त हो सके। आगे सुनिए बेटाओ, बात करते हैं हम 13वें प्रश्न की। तो 13वें प्रश्न में आपको बता ही दिया मैंने, किसी एक लेखक या कवि का परिचय पूछा जाएगा। अब आती है हमारी दूसरी पुस्तिका अंतराल। देखो आप लोगों को पता है वहाँ पर दूसरी पुस्तिका का नाम क्या था, कृतिका। वेरी गुड। यहाँ पर क्या नाम है, अंतराल। यह आपकी 10 अंक की पुस्तक है। यह आपकी कितने अंक की पुस्तक रहेगी बेटाओ, 10 अंक की, जिसमें आपसे केवल और केवल पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके 3 अंक के रहेंगे 2 प्रश्न, और 2-2 अंक के रहेंगे 2 प्रश्न, अर्थात कुल मिलाकर के आपके 3 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न, तो 10 अंक की आपकी ये पुस्तिका रहेगी। अब बात करते हैं हम हमारे इस पाठ्यक्रम के अंतिम खंड गेह की। गेह खंड के अंदर बेटा आपका एक अलग ही प्रकार से मूल्यांकन होगा, जिसमें कि आप लोगों के श्रवण कौशल और वाचन कौशल को देखा जाएगा। अर्थात आप लोग किसी भी पाठ को पढ़ते हो या फिर किसी भी पाठ को सुनते हो, तो सुनते समय आपका श्रवण कौशल कैसा है। जैसे मैंने आपको इतना बड़ा पाठ्यक्रम अभी बोल करके समझाया है, तो किन किन विद्यार्थियों ने ध्यान से सुना है और सुन करके एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। तो इस प्रकार के आप लोगों के श्रवण कौशल के और वाचन कि आप लोग जब पाठ पढ़ते हो, किसी बात को बताते हो, तो सामने वाले को कितना अच्छा समझा सकते हो। इस प्रकार से वाचन कौशल, तो श्रवण और वाचन कौशल के भी आपके 2 टॉपिक है इसमें, जो कि आप लोगों के 10 अंक के रहेंगे। 5 अंक का श्रवण रहेगा और 5 अंक का वाचन रहेगा, जो कि हम वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के इस प्रैक्टिकल को लेंगे, जो कि आपकी क्लास में ASL के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद आपका ख रहेगा परियोजना। परियोजना में आपको प्रैक्टिकल के लिए कुछ कार्य दिए जाएंगे 10-10 अंक के। उस 10 अंक के कार्य में आपको फाइल तैयार करनी होगी, जिसमें आपको सुंदर सुंदर चित्र बना करके उनके उन चरित्रों के बारे में व्याख्या करनी होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को बेटाओ यह पाठ्यक्रम ध्यान रखना है। इस पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तिकाओं को ही पढ़ना है और इनसे संबंधित प्रकरणों को ही जानना है। अब आइए हम बात करते हैं हमारे इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, उन टॉपिकों की। अभी तक मैंने आपको पाठ्यक्रम में हर टॉपिक को नंबरों के हिसाब से विभाजित करके समझाया है। अब मैं आपको इन सारे टॉपिकों को एक बार बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों के कौन कौन से प्रकरण हैं, कौन कौन से चैप्टर है, कितने चैप्टर है, उन चीज़ों को हम जानेंगे। सबसे पहले आप लोगों का आता है अपठित गद्यांश। इसके बाद मैं बात करूँ तो अपठित काव्यांश। अपठित गद्यांश कितने अंक का बताया मैंने, 10 अंक का। अपठित काव्यांश कितने अंक का बताया था मैंने, 8 अंक का। इसके बाद बेटा वो आएगा दृश्य लेखन। दृश्य लेखन 4 अंक का रहेगा। यह आपके व्याकरण का टॉपिक रहेगा। यह जो दृश्य लेखन है, यह आप लोगों के पूछा जाएगा, जिसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र का आपको वर्णन करना होगा। औपचारिक पत्र, जनसंचार और पत्रकारिता नेक्स्ट चैप्टर ये रहेगा। ये सब चैप्टर के नाम है, या आप लोगों को ध्यान में रखना है वहाँ पर 4 अंक का कौन सा है, 5 अंक का कौन सा है, ये सारी बातें आपको वहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यह दृश्य लेखन रहेगा नेक्स्ट चैप्टर व्याकरण का। फिर व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों में मैंने आपको बताया था स्वयंव्रत रहेगा आपका, और आवेदन पत्र रहेगा। जनसंचार के माध्यम रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6 आपका रिपोर्ट प्रतिवेदन लेखन, जो मैंने आपको बताया था कार्यसूची, कार्यव्रत, इस तरीके से। फिर आप लोगों की आती है हमारी पुस्तिका, जिस पुस्तिका में हम लोगों को सबसे पहले गद्य भाग में सबसे पहला चैप्टर रहेगा नमक का दर होगा। इसी को हम प्रथम वीडियो में, जो कि कल की वीडियो आपको प्रस्तुत की जाएगी, उसमें हम कल इस चैप्टर को पढ़ेंगे, नमक के दरोगे को। इसके लेखक भी बड़े ही सुंदर चरित्र और बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं हिंदी के क्षेत्र में, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद। उन प्रेमचंद के व्यक्तित्व को कल हम बड़े ही विस्तार से पढ़ेंगे। फिर आपका 8वां चैप्टर रहेगा बेटा आपके पाठ्यक्रम का मियां नसीरुद्दीन। इसके बाद विदाई संभाषण, इसके बाद गलता लोहा, फिर स्पीति में बारिश। अब बात करें हम आगे, तो आपका जो 12वां नंबर का जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा बेटा रजनी। 13 नंबर पे रहेगा आपका जामुन का पेड़। 14 नंबर पे रहेगा आपका भारत माता। 15वें नंबर पे आपका रहेगा कबीर। 16वें नंबर पे आपका रहेगा मीरा।
17वें नंबर पर आपका रहेगा सुमित्रानंदन पंत। देखिए बेटाओ, जो मैंने 15वें नंबर का जो चैप्टर बोला है कबीर, यहाँ से आपका काव्य खंड स्टार्ट हो जाता है, अर्थात आप लोगों की कविताएं शुरू हो जाती है, पद शुरू हो जाते हैं। तो 15वां चैप्टर आपका रहेगा कबीरदास जी का, 16वां चैप्टर आपका रहेगा मीराबाई का, 17वां चैप्टर आपका रहेगा बेटा सुमित्रानंदन पंत का, 18वां चैप्टर आपका रहेगा भवानी प्रसाद मिश्र का, 19वां चैप्टर आपका रहेगा त्रिलोचन का, 20वां चैप्टर आपका रहेगा दुष्यंत कुमार का, और 21वां अध्याय रहेगा आपका अक्क महादेवी का, और 22वां अवतार सिंह पाश का। तो देखो बेटा, ये आपके पद्यांश के पाठ है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद मैं बात करूँ आप लोगों से अवतार सिंह पास से आगे की, तो अवतार सिंह पास के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा 24वां लता मंगेशकर का। तो यह आपका दूसरी पुस्तिका का रहेगा, जिसका पहला चैप्टर है लता मंगेशकर, उसमें दूसरा चैप्टर रहेगा आपका दूसरी पुस्तक का राजस्थान की रजत बूंदे, और नेक्स्ट चैप्टर और आपके पाठ्यक्रम का अंतिम चैप्टर रहेगा आलो आंधारी। ये बड़ा ही सुंदर चैप्टर है, हालांकि थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप लोग जब इसको पढ़ोगे तो आप लोग भी अवश्य भावी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, भावुक 100% हो जाओगे। क्यों हो जाओगे भावुक? क्योंकि ये पाठ एक वास्तविकता से जुड़ा हुआ एक सार्थकता को और एक ऐसे परिवेश को दर्शाएगा जिसको कि समाज में बड़ा ही कष्ट सहन करना पड़ता है। तो आप लोग मेरी इस वीडियो में पूरे पाठ्यक्रम को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप इस पूरे पाठ्यक्रम को अपनी कॉपी में बड़े सुंदर तरीके से नोट करेंगे, और पूरी बातों को नोट करने के बाद जहाँ भी आपको समस्या आएगी आप सहर्ष मुझसे अपने प्रश्नों को पूछेंगे, और मैं उन प्रश्नों के जवाब दे करके अपने आप को और अधिक प्रोत्साहित कर पाऊँगा, जिससे कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करा सकूं। तो विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को सुनने के पश्चात अपनी कॉपी में इनको उतारने के पश्चात और अपनी कॉपी में टॉपिक डाल लेना नमक का दरोगा। क्या टॉपिक डालना है बेटा? वो आपको नमक का दरोगा, ये जो 7वें अंक का टॉपिक दिख रहा है, यह आपको कॉपी में डाल लेना है, क्योंकि कल की वीडियो में आप लोगों को यही पढ़ना है। नमक का दरोगा, नमक जानते हो आप किसे कहते हैं? नमक जिसको हम साग सब्जियों में डालते हैं, अर्थात खट्टा वाला जो नमक होता है वही नमक है। ये कोई विशेष नमक नहीं है कि इसका पाठ आ गया तो नमक का नाम ही बदल गया, अर्थात नमक मीठा हो गया। दरोगा, दरोगा आपको पता है किसको बोलते हैं? कि जो थाने में जो सिपाही होता है, वह सिपाही जो किसी भी गैरकानूनी कार्य को करने से सामने वाले व्यक्ति को रोकने का कार्य करता है, वह दरोगा होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक नमक का दरोगा होगा। वह नमक का दरोगा किस तरीके से नमक को गैरकानूनी कार्य करने वाले लोगों से बचाएगा और उन्हें सज़ा दिला करके उन्हें सही रास्ते पर लाएगा। हमारे इस पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पात्र हैं, जिन्हें पढ़ करके हम लोगों को भी समाज में एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हमारा पहला पात्र रहेगा वंशीधर। क्या नाम रहेगा? वंशीधर, जो कि इस पाठ के अंतर्गत पॉजिटिव रेस्पॉन्स में बताया गया है, अर्थात सकारात्मक भावों में दिखा जाएगा। दूसरा पात्र रहेगा आपका पंडित अलोपीदीन। पंडित अलोपीदीन यहाँ पर आपको नेगेटिव रोल में दिखेंगे, जिनको आप विलेन बोलते हो, वो नेगेटिव रोल में यहाँ पर पंडित अलोपीदीन को दर्शाया गया है। तो किस तरीके से वंशीधर अपने सत्यवाणी से, अपने सही धर्म से अलोपीदीन को सही रास्ते पर लाते हैं, कल हम हमारी इस वीडियो में इसी प्रकार की कुछ चर्चा करने जाएंगे। लेकिन उससे मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपनी कॉपी में इस सिलेबस को ज़रूर नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी विद्यार्थी आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और इसी प्रकार से घर पर रह करके हमारी वीडियोज़ का लाभ उठाते रहे और इनका सही रेस्पॉन्स देते रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।